नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और मैं आपकी तैयारी को और बेटर करने के लिए ये मॉडल पेपर लाया हूँ। अब भाई हर मॉडल पेपर में क्या होता है, एमसीक्यू के बाद आंसर होता है। नहीं, इस मॉडल पेपर में एमसीक्यू के बाद आपको मिलेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन। हर एमसीक्यू के बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे आपको क्या है, एमसीक्यू के साथ और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, देखो बल्क में पीडीएफ डालता हूँ, आज बहुत सारी पीडीएफ डालूंगा, तो वहां पर ज्वाइन कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक में कक्षा का आकार कौन से कारक में शामिल है? देखो कक्षा का जो आकार है वो किस में शामिल होता है? तो ये होता है शिक्षण प्रक्रिया संबंधी कारक में। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखो शिक्षण प्रक्रिया संबंधी कारक है ना, कक्षा का आकार शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। करेगा भाई, छोटा रहेगा तो बच्चे लोग क्या करेंगे, अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे, तो प्रभावित तो करता है, जिससे छात्रों की सहभागिता और अधिगम क्षमता प्रभावित होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया संबंधी कारक है, कक्षा का आकार। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो। कौन कर्म इंद्रियों में शामिल नहीं है? कर्म इंद्रियों में कौन शामिल नहीं है? हाथ, पैर, जननांग, कान। यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा कान। क्या आएगा? कान। अब कैसे आएगा देख लो। देखो कान इसलिए है क्योंकि कान जो है वो संवेदी अंग है, जबकि हाथ, पैर, जननांग कर्म इंद्रिया, इनसे आप कर्म करते हो, परंतु कान से आप क्या करते हो, सुनते हो, संवेदी अंग में आएगा। तो यही आंसर आएगा डी। चलिए थर्ड क्वेश्चन। थार्नडाइक के पीएचडी शोध का शीर्षक क्या था? ये देखो थार्नडाइक का जो पीएचडी शोध था उसका शीर्षक क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा एनिमल इंटेलिजेंस। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। थार्नडाइक के पीएचडी शोध का शीर्षक क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। चलिए तो ये तो बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट। बच्चों पर टेलीफिल्म का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बच्चों पर टेलीफिल्म का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा किसके द्वारा किया गया? अल्बर्ट बंडूरा। देखो अल्बर्ट बंडूरा ने बच्चों पर टेलीफिल्मों का प्रयोग किया और सामाजिक अधिगम सिद्धांत की स्थापना की। एग्जाम में आएगा भाई, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? आप लगा देना अल्बर्ट बंडूरा। और अल्बर्ट बंडूरा ने बच्चों पर टेलीफिल्मों का प्रयोग किया, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग सबसे बुद्धिमान 1% बालकों के लिए होता है, ये विचार किसके हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रख लेना। ये क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा टर्मन के। ये विचार है, किसके विचार है? टर्मन के। ठीक है, देखो क्वेश्चन के साथ अगर आप एक्सप्लेनेशन देखते हो ना तो उससे आपको काफी फायदा होता है। देखो ये व्याख्या दे देखो लोगे इसकी। टर्मन ने प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए आईक्यू परीक्षणों का प्रयोग किया और सबसे बुद्धिमान 1% बच्चों को प्रतिभाशाली माना। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। मैं आपको बता दूं भाई, एक और चीज मैं बता देता हूं कि भाई अगर आपको डेली 5 मॉक टेस्ट देना है जिनके आपको आंसर डिटेल में चाहिए, एमसीक्यू के साथ नीचे डिटेल में रहते हैं ना वैसे आंसर, तो अगर आपको चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दो 8827419259। इस नंबर पे मैसेज करो। यहाँ पर जो ग्रुप है वो पेड ग्रुप है, उसी पर आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे डेली, और जो भी नोट्स मिल रहती है वो मिलेगी। तो ये 99 रुपये इसका प्राइस है, केवल 99 रुपीज़ प्राइस है। और 99 रुपीज़ के बाद आपको पूरी एग्जाम तक कुछ फीस पेड नहीं करना है, बस एक बार पेड करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैसेज करना, बाकी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6वां। पहले उदाहरण बताकर बाद में नियम निकालना कौन सी विधि का प्रकार है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो भाई, कभी भी पहले अगर उदाहरण बता रहे हैं तो आगमन विधि आएगा, और कभी भी पहले नियम बता रहे हैं। अब इसको याद करने की टेक्निक बता देता हूँ। देखो पहले अगर नियम है और बाद में क्या है, उदाहरण है, तो कौन सा है ये निगमन विधि है। अब सर इसका टेक्निक बताओ बोलोगे। देखो निगमन में भी नी आता है शुरू में, और नियम में भी पहले नी आता है। नी से आप याद रख लेना। निगमन मतलब नियम से उदाहरण, और जस्ट इसका आगमन होगा उदाहरण से नियम। तो एक तो याद रखना है आपको, निगमन से नियम। ठीक है, 2 ना याद रख लेना। निगमन जैसे आएगा तो 2 ना याद रख लेना। अरे ना आया था ना, मतलब नियम पहले, तो नियम से उदाहरण। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन तो आप उड़ा दोगे कि भाई उदाहरण पहले बताओगे तो आगमन आएगा, नियम पहले बताओगे तो निगमन आएगा। चलिए नेक्स्ट। मंदबुद्धि बालक में कितने प्रकार की बीमारियां होती है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसको आप कट कर लीजिए। मंदबुद्धि बालक में कितने प्रकार की बीमारियां होती है? तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इसका आंसर आ जाएगा
4 प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु समाज में अमान्य व्यवहार द्वारा उसकी पूर्ति करे वे कौन से बालक कहलाते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा सी, अपराधी बालक कहलाते हैं। क्या बालक कहलाते हैं? अपराधी बालक। क्या क्वेश्चन था कि जो बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु समाज में अमान्य व्यवहार द्वारा उसकी पूर्ति करे वे कौन से बालक कहलाते हैं? तो ये जो बालक कहलाते हैं ये बालक कहलाते हैं अपराधी बालक। मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा आपको कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे, पोषण और स्वास्थ्य के भी देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको चिंता नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर ये वाला 8 का तो आंसर हो जाएगा सी, है ना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, किसी आंशिक नवीन वस्तु का उत्पादन करना ही सृजनात्मकता है, यह अभिकथन किसका है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका ये स्ट्रेनॉर का कथन है। स्ट्रेनॉर इसका राइट आंसर आ जाएगा। स्ट्रेनॉर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक कमी, स्वस्थ वातावरण, विशिष्ट पिछड़ापन। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्वस्थ वातावरण। अगर अच्छा वातावरण है तो पिछड़ेपन का कारण थोड़ी होगा, वो तो आपकी प्रगति का कारण होगा। चलिए 11वां देखते हैं, मानसिक रूप से विकलांग में कौन नहीं हो सकता? अल्प बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूढ़, असामाजिक कार्य। आपको पूछा जा रहा है कि मानसिक रूप से विकलांग में कौन नहीं हो सकता? भाई ये भी मानसिक विकलांग है, ये भी है, ये भी है, परंतु असामाजिक कार्य ये कहाँ से आपका आ जाएगा? तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ साइकोलॉजी में किसका विरोध किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ साइकोलॉजी में किसका विरोध किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा चेतना के विज्ञान का, यहाँ लगा देंगे ए आंसर। ठीक है, तो याद रखना इनकी बुक का नाम। देखो मैकडूगल ने चेतना और उसके अध्ययन पर आलोचना की थी, इस बुक में चेतना और उसके अध्ययन पर आलोचना की थी, कल्चर ऑफ साइकोलॉजी। कल्चर ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल ने लिखा है, याद रखिएगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जर्मनी के ब्लैकनबर्ग गांव का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय से, यहाँ लगा देंगे बी आंसर। मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस से, कोई भी आपका सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी के ब्लैकनबर्ग गांव का संबंध किससे है? तो ये है आपके पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय से, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 14 देखो, सप्रू समिति का संबंध किससे? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सप्रू समिति का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा में प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करने का प्रावधान है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा धारा नंबर 7। जो धारा नंबर 7, सॉरी धारा नंबर 7 नहीं, धारा नंबर 11, माफी चाहूँगा, धारा नंबर 11 है। ठीक है, डी आंसर आएगा। आरटीआई की एक्ट की कौन सी धारा में प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करने का प्रावधान है? धारा नंबर 11 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर व्याख्या देख लो कि आरटीआई एक्ट धारा 11 प्रारंभिक शिक्षा हेतु बच्चों को तैयार करने से संबंधित प्रावधान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का क्रियान्वयन करने के लिए राजपत्र में कब प्रकाशन किया गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आ जाएगा 6 अगस्त 2016 को। दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करना कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का क्रियान्वयन करने के लिए राजपत्र में कब प्रकाशन किया गया? 6 अगस्त 2016 को। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि 17 क्वेश्चन की व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य अधिगम, यह कथन किसका है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य अधिगम है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ना, ये कथन आपकी स्किनर का है, याद रखना, स्किनर इनका नाम है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्किनर इनका नाम है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से कि व्याख्या कि यह कथन बीएफ स्किनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि भाई स्किनर कौन से मनोवैज्ञानिक है? तो व्यवहारवादी है। ठीक है, चलिए 18 देखो, 18 में क्वेश्चन बोल रहा है कि हर्बर्ट स्पेंसर अधिगम के कौन से स्तर के लिए जाने जाते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर जो है अधिगम के कौन से स्तर के लिए जाने जाते हैं? इसका जो आंसर आ जाएगा स्मृति स्तर के लिए। हर्बर्ट स्पेंसर जो है अधिगम के स्मृति स्तर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, कोई बालक कक्षा पहली, दूसरी व तीसरी में एक समान अंक प्राप्त करता है, उसे कहते हैं? देखो कोई बालक है कक्षा पहली में, दूसरी में, तीसरी में एक समान अंक प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? तो सरल रेखीय वक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
सरल रेखी वक्र, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो आपने ये देखा कि भाई पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तीनों में अगर समान अंक प्राप्त करें तो इस सरल रेखा में आएगा ना, सरलता है इसमें। ठीक है, यदि कोई बच्चा लगातार एक समान अंक प्राप्त करता है तो उसे सरल रेखी वक्र कहते हैं। देखो भाई पूरा डिटेलिंग कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम की प्रक्रिया रुकना क्या कहलाता है। देखो अधिगम की प्रक्रिया हो रही है तो रुकना क्या कहलाएगा, तो ये जो रुकना है ये कहलाएगा अधिगम पठार। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21, पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। कौन सा तत्व आवश्यक है, तो ये रफेज और रुजांस है। क्यों है, अब देखो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो ये रफेज या इसको रुक्षांश बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखो रफेज रुजांस आहार का एक अपचनीय हिस्सा है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह मल त्याग को नियमित करने और कब्ज को रोकने में मदद करता है। तो रफेज क्या काम करता है, कब्ज को रोकने में सहायता प्रदान करता है, ये याद रखना। 22, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। सिंपल क्वेश्चन है, डिटेलिंग करेंगे भाई। ये आएगा विटामिन ए की कमी से। यहाँ पर देखो विटामिन से क्वेश्चन आएंगे इसलिए रखना ही पड़ता है ना। आप बोलते हो सर आसान क्वेश्चन है, नहीं नहीं आसान क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आएंगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि भाई एग्जाम में प्रेशर रहता है। यहाँ पर देखो विटामिन सी ऊपर दिया है पहले ऑप्शन में, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी जिसको हम क्या बोलते हैं, सन वाला विटामिन, क्योंकि भाई सन से प्राप्त होता है, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बता दिया ना, रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से रात में देखने में कठिनाई होती है। सिंपल। चलिए डैश आहार किससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश आहार किससे जुड़ा हुआ, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सीलिएक रोग या यकृत विकार। तो पूछा जा रहा है कि डैश आहार किससे जुड़ा हुआ है, तो 23 का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा उच्च रक्तचाप। ठीक है, देखो डैश जो है उच्च रक्तचाप रोकने के लिए आहार संबंधी दृष्टिकोण है। आहार उच्च रक्तचाप के उपचार या रोकथाम में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार का आहार महत्वपूर्ण है। कम प्रोटीन आहार, उच्च ऊर्जा आहार, ग्लूटेन मुक्त आहार, कम वसा वाला आहार। तो इसका जो आंसर आ जाएगा उच्च ऊर्जा आहार। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होने पर डॉक्टर किस पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने की सलाह देता है। आपको बता दिया हूँ मैंने, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विटामिन ए, क्योंकि देखने से संबंधित विकार जो भी आएगा तो वहाँ पर आप विटामिन ए ले लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शरीर में ईंधन का काम करने वाला पदार्थ कौन सा है। प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कैप्सूल का जो आवरण होता है, आपने देखा है कि जो आप दवाई खाते हो उसमें जो कैप्सूल होता है ना, उसका जो आवरण होता है वो किसका बना होता है। तो ये जो आवरण बना होता है ये बना होता है स्टार्च का। एग्जाम में आएगा, उड़ा देना, किसका बना होता है, स्टार्च का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है, इसका आंसर आ जाएगा विटामिन सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं 29 क्वेश्चन, एनीमिया किस खनिज की कमी के कारण होता है। अगर बात करते हैं एनीमिया रोग की, तो भाई एनीमिया जो रोग है वो आयरन की कमी से होता है। मैं आपको ये भी बता दूं भाई कि अगर आप इस टेस्ट को अटेंड कर रहे हो तो आप नंबर बताइएगा, आपके नंबर कितने आते हैं। चलिए 30 क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के रोगियों को कौन सा आहार दिया जाता है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के रोगियों को कौन सा आहार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है BCAA से समृद्ध आहार। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन को याद करना ही पड़ेगा आपको। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के रोगियों को कौन सा आहार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है BCAA से समृद्ध आहार दिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के रोगियों को मानसिक कार्य में सुधार लाने और लक्षणों को कम करने के लिए BCAA, जिसका मतलब होता है ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड से समृद्ध आहार दिया जाता है। इसका मतलब आप पूछोगे तो ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड इसका मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भोजन संतुलित आहार में शामिल नहीं होना चाहिए। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी उत्पाद।
देखो आपके खाने में ना प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, देखो यहाँ पर आप डिटेल में देखना। प्रोसेस्ड फूड में आमतौर पर उच्च मात्रा में चीनी होती है, नमक होता है और अस्वास्थ्यकर वसा होती है जो संतुलित आहार के लिए हानिकारक होते हैं। तो कभी भी प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं खाना है जिसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके शक्कर है, नमक है, तो इनको नहीं खाना है आपको डायरेक्ट। 32 बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो इसका जो आंसर आ जाएगा प्रोटीन है, बी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, देखो प्रोटीन शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है, इसलिए यह बच्चों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऊतकों का निर्माण कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। मरम्मत कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए यहाँ पर बाकी रोग के बारे में भी डिटेल आप देख लो, क्योंकि आपको स्कर्वी रोग पूछेगा तो विटामिन सी की कमी से, बेरी रोग पूछेगा तो विटामिन B1 की कमी से, रिकेट्स रोग पूछेगा तो विटामिन डी की कमी से। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, घेंगा तो आपको पता ही है भाई, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है 34, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकार होता है और कैल्शियम के अवशोषण में जो मदद करता है वो विटामिन डी करता है। विटामिन डी जो है ये आपको सन से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 तारीख से लेकर 7, ये अगस्त का महीना होता है जब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन पोषण और स्वास्थ्य का है ना, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, उपरोक्त सभी। अगर हमको अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बना के रखना है तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, तीनों चीज़ें। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। चलिए देखते हैं 37, मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? विटामिन करता है, जल करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कौन करता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। चलिए नेक्स्ट 38, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मैंने आपको बताया कि बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बन जाएगा आसानी से। अच्छा, बेरी रोग का जो रासायनिक नाम है वो थाइमिन है। क्या है? थाइमिन, ये भी याद रख लो। ठीक है, चलिए अब मैथ्स के क्वेश्चन देखो। मैथ्स के क्वेश्चन 40 से चालू होंगे, 41 से चालू होंगे। स्वस्थ त्वचा, पाचन और तंत्रिका तंत्र के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये जो है आपको विटामिन B3। देखो अगर आपको स्वस्थ त्वचा चाहिए, पाचन तंत्र बेस्ट चाहिए, तंत्रिका तंत्र आपका मस्त होना चाहिए, तो इसके लिए विटामिन B3 चाहिए आपको। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन, याद रखना। ये स्वस्थ त्वचा, पाचन और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है, याद रखिएगा ये भी। देखो क्वेश्चन नंबर 40, शरीर में ऊतकों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ऊतकों को निर्माण के लिए क्या आवश्यक है शरीर में? देखो आपको मैंने बताया ना कि ऊतक का निर्माण चाहिए तो आपको प्रोटीन आवश्यक है। क्या है? प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट, गणित का प्रश्न देखो, यदि किस संख्या का 80% 52 है तो वही संख्या क्या होगी? देखो भाई, कभी भी कोई भी संख्या अगर आपको नहीं दी है तो उसको 100% मानना है। तो अगर हमको 80% का वैल्यू पता है, 80% का वैल्यू कितना है? 52, तो 100 का निकाल लेना। 100 का निकालोगे तो पक्षांतर करके 52 के साथ उधर ले जाओगे, ऐसा हो जाएगा ना। ये 0 से ये 0, 8 × 32, 8 × 45, 8 × 48 होता है। तो देखो ये सीधे सीधे जो आपका आंसर बनेगा ना, 2 से इसको काट दो कितने बार? 4 बार। इसको 2 से काट दो 5 बार। ठीक है, और इसको 4 से काटो, 4 × 4, 4 × 3 = 12, 13 का गुणा 5 से करो, 13 × 5 = 65, बी आंसर। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालना था, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि भाई कोई भी संख्या अगर आपको नहीं दी है तो वो 100% मानना है उसको, क्योंकि हम परसेंटेज में ऐसे ही मानते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 720 में बेचने पर दुकानदार को 25% का नुकसान होता है। देखो भाई 25% का नुकसान मतलब 75%। क्या है उसका? बेचना बोल रहा है, मतलब ये क्रय मूल्य है। 75% का वैल्यू दिया है आपको 720, बहुत बढ़िया। अब आपको बोल रहा है उसे कितने में बेचा जाए कि 125% का लाभ हो? आपको 125% का निकालना है, सीधा सिंपल है, कैलकुलेशन कर देना। अब कर दूँ क्या? मैं ही कैलकुलेशन कर देता हूँ। आपको क्या निकालना है? 125। देखो 720 को जैसा तैसा रख देता हूँ, 125 को जैसा तैसा कर देता हूँ, 75 को भट्टी में ला देता हूँ। 75 से ये कटेगा
25 से 3 बार, और ये कटेगा कितने बार, 5 बार, और 3 से ये कितने बार कटेगा, 3 दूनी 6, और बचा कितना 1, 3 चौ 12, 0, 240 गुणा 50 कितना होगा, 240 गुणा 50 अगर आप करोगे 5 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1200, तो 1200 आंसर आएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। देखो 75% का वैल्यू मेरे को पता है। कैसे मैंने 75% किया, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य को आपको 100% मानना है। तो यहाँ पर यदि किसी वस्तु को 720 में बेचने पर, मतलब ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है, 25% का नुकसान होता है, मतलब आपको 75% का वैल्यू 720 दिया है, तो उसे कितने में बेचा जाएगा, 25% का लाभ हो, मतलब 125% का वैल्यू निकालना है। 1200 राइट आंसर आएगा। 43 देखिए, 43 में ये पूछा जा रहा है कि एक बस उत्तर से आ रही है, उसी वेग से हवा दक्षिण से आ रही है, तो बस का धुआं किस दिशा में जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर, उत्तर। अब कैसे होगा ये देख लो, कैसे होगा ये देख लो, क्योंकि कैसे होगा ये भी तो पता होना चाहिए आपको। देखो ध्यान से, बस उत्तर की दिशा में जा रही है और धुआं बस के पीछे निकलता है, इसलिए धुआं भी उत्तरी में जाएगा। तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए रख दिया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। देखो भाई, यहाँ दिया है 10, फिर 7 6, फिर 8, फिर 5 4, मतलब आपको ये दोनों सीक्वेंस में दिख रहे हैं, ये दोनों और ये दोनों। बाकी 10 में आप 2 कम कर रहे हो तो 8 हो रहा है, 10 में आप यहाँ पर 2 कम करो तो 6 आएगा, तो 6 तो इस ऑप्शन में दिख रहा है, पर इसको सेटिस्फाई करते हैं। 7 6 5 4 तो 3 आएगा, मतलब ये यही वाला आंसर आएगा। कुछ नहीं है, यहाँ पर 7 6 है, यहाँ पर 5 4 है, तो हम देख रहे हैं कि भाई एक छोड़कर 2 2 अंक कंटिन्यू किया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 था, यहाँ 8 था, तो यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा। तो आपको ये पूछा था 2 ही अंक तक, तो 63 आंसर आएगा, 63। चलिए ये क्वेश्चन देखो, यदि प्रश्न भागित का अर्थ जो है गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ भागित हो, तो आपको पूछा जा रहा है 20। ठीक है, प्लस की जगह क्या है, देखो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, प्लस की जगह क्या है, भागित है, रख दिया भागित। ठीक है, फिर +4 रख दो। गुणा की जगह क्या पर है, गुणा की जगह आपका माइनस है। ठीक है, गुणा की जगह क्या है, माइनस। फिर यहाँ 6 जैसे तैसे रख दो, -5 रख दो। भागित की जगह -5 नहीं आएगा, माइनस की जगह पर क्या है, माइनस की जगह यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस की जगह पर, ये देखो माइनस की जगह पर प्लस है ना। और उसके बाद भागित की जगह, भागित 7 दिया ना, तो भागित 7 की जगह क्या आएगा, भागित की जगह है हमारा गुणा, भागित यहाँ पर जाएगा 7। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो इसको जब काटोगे तो ये 5 बार कटेगा, माइनस करना 6 प्लस 7 अपना 35। ठीक है, 34 आंसर आएगा आपका, है ना, 34। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जैसा बोला है वैसा करना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46। MS वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। अगर आपको MS वर्ड खोलना है तो रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखोगे, 46 क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ जाएगा विन वर्ड लिखोगे। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, MS वर्ड को खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड टाइप करना आवश्यक है, यह कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को सक्रिय करता है। क्वेश्चन नंबर 47, MS वर्ड क्या है। 47 में पूछा जा रहा है कि MS वर्ड क्या है, तो यह है वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। 48, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि भाई फाइंड उपयोग किया जाता है। 49, किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो ये किया जाता है सेव, सॉरी यहाँ सेव नहीं आएगा, सेव एज आएगा ना। देखो पहले से अगर पहली बार सेव करोगे तो सेव आएगा, और दूसरी बार करोगे तो सेव एज आएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, समझ जाना। तो यहाँ दोबारा बोला है ना, तो सेव एज आएगा, सेव एज। ठीक है, तो पहली बार करोगे तो सेव आएगा, दोबारा करोगे तो सेव एज आएगा। देखो यहाँ पर भी मैंने सेव एज एक्सप्लेनेशन में डाला है, वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया मुझसे। चलिए, MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट का उपयोग, एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब किस शॉर्टकट का यूज़ प्रिंट के लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन है। तो Ctrl+P, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आएगा आपका आंसर।
तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं। पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।